नमस्कार स्टूडेंट्स। विद्युत धारा के आज तीसरे वीडियो में अपन अपवहन वेग के बारे में पढ़ेंगे। वह वेग, वह चाल जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी उस वेग से आवेश गति करेंगे और आवेशों की गति के कारण चालकों में क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अब इसमें जो टॉपिक है वो है अपवहन वेग। अपवहन वेग को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वी से इसको लिखते हैं, वी से अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसमें ध्यान दो कि किस प्रकार से ये समझ में तो इतना पहले से ही आया हुआ है, पीछे वाले वीडियो 2 नंबर से। 2 नंबर वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था कि इस तरीके से अगर कोई चालक अपन ले, कोई धात्विक चालक ये अपन लिया, ठीक है, और ये अपन ने पता ही था कि ऑलरेडी इसमें तापीय ऊर्जा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन और जो शेष भाग है परमाणु का धनावेशित, वो अलग अलग होते हैं। तो इसमें जैसे इस तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन, शेष धनावेशित भाग, शेष धनावेशित भाग, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऐसे इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। तापीय ऊर्जा के बारे में पीछे वीडियो में पढ़ा था कि तापीय ऊर्जा होती है, उसकी वजह से तापीय वेग भी होता है, लेकिन कोई धारा नहीं बन पाती, क्योंकि एवरेज जो तापीय वेग है वो कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब किसी भी चालक से अगर धारा प्रवाहित करनी होती है, आवेशों की गति करवानी होती है, तो वो जो आवेश है वो अपने को कहीं और से नहीं लाने पड़ते। एक बार दोबारा से ध्यान दो, जैसे ये तार है और इससे होकर धारा प्रवाहित करनी है, सिंपल वे में समझना इसको। ये तार है और इससे धारा प्रवाहित करनी है, तो अपन इसको किससे जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, प्लस माइनस, एक सिरा बैटरी का प्लस और दूसरा माइनस, और इस तार को इससे जोड़ते हैं, ठीक है। फिर उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा प्रवाहित कब होती है, जब आवेश गति करते हैं। तो वो जो आवेश गति करेंगे जिसकी वजह से धारा प्रवाहित होगी, वो आवेश कहीं और से देने नहीं पड़ते, कहीं से लाने नहीं पड़ते, वो आवेश उस चालक में ऑलरेडी ही उपस्थित होते हैं। ये अपन ने पढ़ा था तापीय ऊर्जा के टॉपिक में, वीडियो नंबर 2 में, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, जब तापीय ऊर्जा है तब धारा प्रवाहित नहीं होती, तो अब इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए अपन क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे, यानी इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में इसको रखेंगे, तब जाके ये आवेश गति करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे इसको अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने का मतलब बैटरी से जोड़ना, बैटरी से जोड़ना, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसा करते ही क्या बन गया, विद्युत क्षेत्र। तो एक ही बात है, चाहे बैटरी से जोड़ना बोलो या विद्युत क्षेत्र में रखना बोलो। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र अपन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, उसकी दिशा ये है, वेक्टर ई। समझ में आ रहा है। उसके बाद में अब इसमें ध्यान दो, अपन ये समझ सकते हैं, और ये मैंने पहले इस चैप्टर के पहले वीडियो में बताया था कि जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखते हैं चालक पदार्थों को, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ये वाले इधर जाएंगे, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये वाले इस साइड जाएंगे। समझ में आ रहा होगा इतना। तो इस साइड जाने का मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करेंगी। जो शेष नाभिक बचता है, धनावेशित बचता, जब एक मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग होता है तो वहाँ शेष जो परमाणु है वो कैसा बचेगा, धनावेशित बचेगा। तो वो जो शेष धनावेशित भाग है वो इस साइड गति करना चाहिए थ्योरी के अनुसार, आकर्षण इसमें भी लगना चाहिए इस प्लेट, इस वजह से, ऋणावेश की वजह से, लेकिन ये शेष धनावेशित भाग गति करने में सक्षम नहीं होता। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि भाई ये जो भाग बच गया वो अधिक भारी होता है, ये भाग अधिक भारी होता है। देखो पहले वीडियो में मैंने बताया था, जिसको नहीं याद दोबारा से ध्यान दो, वो जो टॉपिक था वो था चालक में आवेश भाग क्या होते हैं, और वहाँ लिखा था चालक में आवेश वाहक क्या होते हैं, ओनली
मुक्त इलेक्ट्रॉन। आवेश वाहक का मतलब वे प्रकार के आवेश जिनके गति करने से धारा स्थापित होती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का चालक में, और वो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी थ्योरी में अपने समझा था कि ये कोई परमाणु है, जैसे ही इसकी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन उठेगा तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, और जो शेष भाग बचेगा वो कैसा बचेगा, धनावेशित। ठीक है, शेष भाग कैसा बचेगा, धनावेशित बचेगा। अब ध्यान दो, इस भाग में क्या है, इस भाग में प्रोटॉन है, इस भाग में क्या है, न्यूट्रॉन है। एक से ज़्यादा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। भाई एक हाइड्रोजन जिसमें तो एक प्रोटॉन होता है, बाकी सब में तो प्रोटॉन अधिक ही होते हैं एक से। ठीक है, तो ये इस भाग में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन से कई गुना अधिक होता है, 2000 गुना अधिक होता है। तो यहाँ तो बहुत सारे प्रोटॉन हो गए, भाई एक से ज़्यादा ही है। तो ये भाग कौन सा भारी भाग है, ये वाला बहुत ज़्यादा भारी भाग है। शेष भाग है वो क्या है, बहुत भारी भाग है, इस वजह से ये गति नहीं करता, और ये गति नहीं करता तो ये आवेश वाहक नहीं। तो आवेश वाहक सिर्फ और सिर्फ क्या, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये पहले अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो अभी ध्यान दो, सिर्फ अपन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के बारे में बात कर रहे हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी आवेश वाहक, ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। ठीक है, और यही वेग, जिस वेग से ये गति करते हैं ना, उसको अपन F1 वेग कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा अगर किसी को न भी याद रहे ना, तो ये सिंपल सी परिभाषा यहाँ इतना समझने के बाद में आप लिख सकते हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करते हैं, गति करते हैं, और जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को क्या कहा जाता है, अपवहन वेग। ये इतना समझ में है, और डिटेल से अपन इसको आगे पढ़ने वाले हैं अभी। अब इस अपवहन वेग को थोड़ा डिटेल में अपन समझेंगे, किस प्रकार से ये अपवहन करते हैं। ठीक है, अपवहन का मतलब गति है यहाँ से। तो किस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवहन करते हैं। तो इसके लिए ध्यान दो कि इसको अपन इस तरीके से सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि यह तो मैंने बता दिया कि शेष धनावेशित भाग है वो तो गति नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये दोबारा से विद्युत क्षेत्र अपन दर्शा रहे हैं। और यहाँ सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मैं कोई एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मैं दर्शा रहा हूँ, ये कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ये तापीय ऊर्जा के कारण ऐसे गति कर रहा है। पीछे वाले वीडियो में मैंने पढ़ा था ना कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा के कारण गति करता है। ठीक है, सब गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। तो और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ है वो भी गति करेगा, उसी समय मान लो ये वाला इस साइड गति कर रहा है। ठीक है, और ये कोई इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड गति कर रहा है, ऐसे समझ में आया। तो अब इसमें ये तो किस वजह से गति हो रही है, यह तो तापीय ऊर्जा की या तापीय वेग की वजह से ये गति हो रही है। अपन समझ रहे हैं कि जैसे इसको विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होने वाला है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। किस साइड बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। भाई ये धनावेशित है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, तो इधर बल लगेगा। तो ध्यान दो, जब ये यहाँ होगा तो ऐसे बल लगेगा। ये साथ साथ क्या कर रहा है, गति भी कर रहा है। तापीय ऊर्जा के कारण क्या कर रहा है, गति भी कर रहा है, और उस गति की दिशा क्या है, ये वाली है। जबकि विद्युत क्षेत्र इसको किस ओर ले जाना चाह रहा है, इस ओर ले जाना चाह रहा है। तो यहाँ जब ये आया, उसके बाद में जब ये मान लो इस वाले की वजह से, इस वाले का मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की वजह से थोड़ा सा इधर हो गया, थोड़ा सा इधर हो गया। तो मान लो ये यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ गया। जब ये यहाँ आ गया तब भी इस पर क्या लग रहा है, इस साइड बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो इस साइड फिर भी बल लगेगा, तो वो क्या होगा, थोड़ा और इधर आ जाएगा। ऐसे करते करते इसका पथ है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। होगा या नहीं होगा,
दोबारा से ध्यान दो, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित है, तापीय ऊर्जा के कारण ऐसे ये गति कर रहा है। विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है ये चालक, जिसकी वजह से इस ओर बल लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पर। तो जब ये यहाँ होगा तो भी बल लगेगा, यहाँ होगा तो भी बल लगेगा, यहाँ होगा, हर स्थिति में इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा। तो जिसकी वजह से इसका पथ है वो चेंज होकर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पथ है वो यह तो कैसा सरल रेखीय पथ है, और इसकी वजह से ये जो पथ आएगा कुछ पैराबोलिक आएगा, इस तरीके से वक्र आकार का आएगा, सरल रेखीय नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसके लिए भी अपन समझ सकते हैं, इस वाले के लिए भी अपन समझ सकते हैं, इसके लिए भी जैसे इसके लिए समझना चाहें तो इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, तापीय ऊर्जा के कारण तो कैसे जा रहा है ये, इस तरीके से। विद्युत क्षेत्र के कारण एक बार इस पर ऐसे बल लग रहा है तो इसका पथ थोड़ा सा वक्र आकार का हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले पर भी अपन समझ सकते हैं कि ये जो पथ है वो इस तरीके से हो जाएगा। इस पर भी अपन समझ सकते हैं कि ये पथ कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। आ रहा है समझ में ये? क्यों हो जाएगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र में रखने पर इस ऋणावेश पर ऐसे बल लगेगा। ठीक है, तो अब ये जो अपन हर एक के बारे में देखें, हर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में देखें, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पर भी विद्युत क्षेत्र के कारण कैसे बल लग रहा है, इस साइड। इस वाले इलेक्ट्रॉन पर भी विद्युत क्षेत्र के कारण कैसे बल लग रहा है, इस साइड। रेड वाली लाइन से पता चल रहा है ना। और इस वाले इलेक्ट्रॉन पर भी कैसे बल लग रहा है, इस ओर। इस वाले इलेक्ट्रॉन पर भी कैसे बल लग रहा है, इस ओर। ऐसे ये बल लग रहा है, और ये थोड़ा थोड़ा क्या होता जा रहा है, ड्रिफ्ट होता जा रहा है। ड्रिफ्ट का मतलब अपवन होता जा रहा है। तो ये ड्रिफ्ट किस दिशा में हो रहा है, विद्युत क्षेत्र के, और सब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में हो रहे हैं। काम की बात यह है यहाँ पर कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, सब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में ड्रिफ्ट हो रहे हैं। भाई तापीय ऊर्जा के कारण कोई तो इस साइड जा रहा था, कोई इस साइड जा रहा था, कोई इस साइड जा रहा था, कोई इस साइड जा रहा था। जितने एक साइड जा रहे थे उतने ही दूसरी साइड से आ रहे थे। ठीक है, तो नेट जो गति वो कितनी हो रही थी, 0। और यहाँ काम की बात क्या है, जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं। और जब एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ एक परिणामी वेग प्राप्त होगा, वहाँ परिणामी धारा स्थापित होगी। ठीक है, तो ये रीजन होता है किसका, चालकों में धारा प्रवाह का। ठीक है, किसकी वजह से होता है, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने की वजह से ये यहाँ पर क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब उसके बाद में तो अब अपन इसमें अपवन वेग की परिभाषा अगर लिखें कि क्या परिभाषा होगी, तो सिंपल, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धात्विक चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, और जिस गति से ये करते हैं, जिस वेग से ये गति करते हैं, उस वेग को क्या कहते हैं, अपवन वेग। अब ध्यान दो, यहाँ दोनों वेग अपन समझ रहे हैं, तापीय वेग और अपवन वेग। तो अगर इसमें अपन मान ले कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका तापीय वेग क्या है, v1, और अपवन वेग इसका क्या है, v1। क्या है, v1 इस वाले इलेक्ट्रॉन का। ऐसे ही दूसरे के लिए अपन अपवन वेग तो क्या मान लिया, v2, और तापीय वेग क्या मान लिया, u2। ऐसे ही u3 और v3 दोनों साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि जब अपन आगे वाले टॉपिक में अपवन वेग का जो फॉर्मूला प्राप्त करेंगे तो यहाँ ये दोनों आपको देखने पड़ेंगे, v1 और u और v। तो अभी ध्यान दो, v1, v2, v3 ये अलग अलग, यानी सब इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उनके अपवन वेग। तो एक निश्चित मान क्या हो गया अपवन वेग का, जो इस चालक के लिए, संपूर्ण चालक के लिए अपन काम में ले सकते हैं। वो कैसे होगा, इन सब अपवन वेगों का औसत
मान, वो इस चालक के का क्या हो जाएगा, अपवहन वेग। तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, यहाँ सिंपल v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस प्लस vn बटा n बराबर vd। हालांकि ये कोई न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला अपने काम में नहीं आएगा, लेकिन अभी आपको समझने के लिए v1 v2 v3 क्या है, ये इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग है, जिस वेग से ये विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध गति करते हैं, और इनके औसत मान को अपन क्या कह रहे हैं, अपवहन वेग, इस चालक का अपवहन वेग। अब जो है टॉपिक वो है अपवहन वेग का फॉर्मूला प्राप्त करना, सूत्र व्युत्पन्न करना, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, भाई सीधा सीधा तो इसका टॉपिक हो गया कि अपवहन वेग का सूत्र प्राप्त करना, या फिर अपवहन वेग व विद्युत क्षेत्र में संबंध, जैसे परीक्षा में पूछा जा सकता है दोनों ही तरीके से, या तो लिखा हुआ होगा अपवहन वेग का सूत्र प्राप्त कीजिए, या फिर यही डेरिवेशन होगी किसके लिए, अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई जैसे ये वाला टॉपिक जैसे नहीं लिखाया, ठीक है। तो अभी ध्यान दो किस प्रकार से ये करेंगे। तो पीछे वाले टॉपिक से अगर अपन इसमें आगे लिखें कि ये अपना कोई चालक पदार्थ था, ये कोई चालक पदार्थ है, इसमें मुक्त अपन विद्युत क्षेत्र में इसको रखा, इस चालक को प्लस माइनस, ऐसा लिखने का मतलब यहाँ क्या है, आरोपित कर रहे हैं अपन विद्युत क्षेत्र, इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वाला ये ऐसे, इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तापीय ऊर्जा के कारण ये क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला इस साइड गति मान लो तापीय ऊर्जा के कारण, और ये वाला इस साइड गति मान लो, ये इस साइड गति मान लो, और ये इस साइड, ठीक है। ये तो किसकी वजह से है, तापीय ऊर्जा की वजह। जैसे इसको अपन रखेंगे यहाँ विद्युत क्षेत्र में, तो ये ड्रिफ्ट होंगे थोड़े थोड़े, किस ओर विस्थापित होंगे, ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, और ये क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। जैसे ये इतना ड्रिफ्ट हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना, ये इतना, ठीक है। तो अब अगर इसका अपन सूत्र प्राप्त करें तो आगे इसमें ध्यान दो, जो बल लग रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, कौन सा बल है, विद्युत बल, वो कितना होगा, माइनस क्यू ई। क्या सूत्र होता है, माइनस क्यू ई। माइनस क्यू लगा है क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, और आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या है, ई। भाई आवेश का मान क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्यू का मान क्या हो गया, ई। तो कितना बल लगेगा, माइनस ई इंटू ई। ई क्या है, ये वाला विद्युत क्षेत्र। अब उसके बाद में आपको ध्यान देना है कि ये जो बल है, क्या ये अपवहन वेग प्रदान कर सकता है, तो ये बल अपवहन वेग प्रदान कर सकता है। क्यों, क्योंकि वेग के लिए क्या होता है, त्वरण। वेग के लिए क्या होना जरूरी है, त्वरण, और त्वरण के लिए क्या जरूरी होता है, बल। अपन ने पढ़ा ना, F बराबर m में, ठीक है, F बराबर, और जहाँ त्वरण है वहाँ क्या हो रहा है, वेग। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि यहाँ ये अपवहन वेग है वो बल की वजह से ही है। किसकी वजह से है, और वैसे थ्योरी में भी आपको समझ में आया डायरेक्टली। अब अगर अपन यहाँ त्वरण की बात करें, इलेक्ट्रॉन का कितना त्वरण यहाँ आ रहा है, तो कितना त्वरण आ रहा है, कैसे ज्ञात करेंगे इस त्वरण को। तो आपको पता F बराबर क्या होता है, m, या F बराबर क्या है, E इंटू ई, ठीक है। सदिश रूप में लिखे तो ये क्या हो गया, इस तरीके से।
तो अब ये जो त्वरण है उस त्वरण का मान कितना हो गया, एम ए बराबर माइनस ई इंटू ई, तो माइनस ई बटा एम, यही हो गया। तो यहाँ एफ बराबर एम ए है, यहाँ एफ बराबर क्या है माइनस ई, दोनों को इक्वल करेंगे त्वरण कितना आ जाएगा माइनस ई इंटू ई बटे है, ये वाला त्वरण इसमें आता है। ठीक है, अब गति की समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, ये वाली समीकरण अपने को पड़ी हुई। तो इस समीकरण की हेल्प से अपन v का मान, v क्या है F1 वेग, u प्रारंभिक वेग क्या है तापीय वेग। ठीक है, तो ये अपन पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, सबके लिए लिखे। जैसे पहले के लिए अपन लिखें तो v1 बराबर क्या हो गया u1 माइनस ए का मान माइनस का है ना, तो माइनस ई बटा एम और T1 क्या हो जाएगा T1। जैसे यहाँ से समझो आप, ये पहला इलेक्ट्रॉन अपन ने लिया और ये इस तरीके से किस वेग से आता है v1 वेग से, किस वेग से आता है v1, तो ये तो इसका क्या हो गया प्रारंभिक वेग जो कि इसके बराबर है तापीय वेग के। उसके बाद जो वेग हो जाता है यहाँ आने पर वो क्या है v1, वो क्या है v1। ठीक है, तो v1 बराबर u1 माइनस एक का वैल्यू रख दी और ये जो समय है वो कितना मान लिया t1, कितना समय मान लिया इसमें t1 मान लिया। ऐसे ही दूसरे के लिए अपन लिख सकते हैं, तो v2 बराबर u2 माइनस ई बट्टे एम इंटू T2। ऐसे ही सबके लिए तो Vn बराबर un माइनस ई एम और Tn। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट, एक जो परिभाषा है जो अपने को पहले लिखनी थी, और वो जो परिभाषा वो है विश्रांति काल की। ठीक है, तो इसको अलग से अपन समझ लेते हैं क्या होता है विश्रांति काल। आप अलग से इस नोट्स में लिख लेना विश्रांति काल, रिलैक्सेशन पीरियड। ठीक है, रिलैक्स विश्राम, तो ये जैसे इसका नाम है उसी तरीके से देखो, ये 11th फिजिक्स में पढ़ा था अपन ने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, विश्रांति काल। गैस का जो अणुगति सिद्धांत था उसमें पढ़ा था अपन, क्या था उसके अनुसार वही सेम टू सेम है। तो ध्यान दो, अलग से इसको जैसे अपन यहाँ बनाए अलग डायग्राम, थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर इस परमाणु से टकराता है, फिर इस साइड किसी भी साइड यहाँ आ जाता है, यहाँ इससे टकराता है, फिर ये दिशा यहाँ इस साइड होता है, मान लो ये इस परमाणु से टकराता है, ऐसे ये क्या करता है गति करता है, टकराते हुए गति करता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये जो है दो क्रमागत टक्करों के बीच कैसा पथ है सरल रेखीय। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है उसको अपन क्या कहते हैं विश्रांति काल। क्या कहते हैं विश्रांति काल। दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे औसत समय को क्या कहते हैं विश्रांति काल। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका नाम विश्रांति काल क्यों लेते हैं, क्योंकि इस दौरान भाई इस जो गैप हो रहेगा ना, इस यहाँ ये इससे टक्कर करता है, उसके बाद में ये यहाँ इससे टक्कर करता है, इसके बीच में ये कहीं टक्कर करता है क्या, नहीं करता, ये रिलैक्स है ये। ठीक है, तो ये रिलैक्स है, तो इस रिलैक्सन में कितना टाइम लगता है उसी को अपन कहते हैं रिलैक्सन टाइम, विश्रांति काल। और किससे दर्शाते हैं टो से। जैसे मैंने अभी बताया था ना, इसका तापीय वेग u1, इसका तापीय वेग u2, इसका u3। तो तापीय वेग, औसत तापीय वेग कैसे ज्ञात किया था, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट v1 बटा इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1, इसकी v2, इसकी v3। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मेन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है औसत जो है इसकी पूरे की, वो कैसे ज्ञात की थी, लास्ट में लिखा था ना
v1 प्लस v2 प्लस v3। तो वैसे ही विश्रांति काल, जैसे यहाँ कितना टाइम लगा मान लो t1, यहाँ कितना लगा t2 t3, ऐसे ही एन टक्कर हो रही है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, t1 प्लस t2 प्लस tn बट्टा n, और ये किससे डिनोट होगा, तो से। समझ में आ गया ना ये। तो विश्रांति काल क्या होता है, परिभाषा के रूप में लिखें तो ये लिख लेना, फिर मिटाऊंगा मैं इसको। दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे औसत समय को विश्रांति काल कहते हैं। विश्रांति काल क्यों कहते हैं विश्रांति, क्योंकि इस दौरान वो क्या रहता है, रिलैक्स रहता है इलेक्ट्रॉन। वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है किसी एटम से क्या नहीं करता, टक्कर नहीं करता, रिलैक्स में रहता है। ठीक है, तो ये है विश्रांति काल जो आपको अलग से लिखना था। ठीक है, ये लिख लेना आप। अभी वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। T1 T2 T3 Tn क्या समझ में आया, ये वाले ही है यहाँ पे। अब जो अपवन वेग की जब मैंने परिभाषा लिखी थी तो कैसे ज्ञात किया था अपन ने, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, सबका क्या निकाला था, औसत, तब जाके क्या आया था अपवन वेग। तो अपन ने यहाँ v1 v2 v3 सब निकाल ले, v1 का v2 का सबके मान निकाल ली। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, अब इनका औसत मान लेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, औसत लेने पर, औसत लेते ही इस चालक का क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, अपवन वेग आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ना है और किसका भाग देना है, एन का। ये औसत ले लिया इनका। v1 लेफ्ट साइड में क्या है, v1 v2 v3 vn, n बार है तो ये औसत हो गया लेफ्ट साइड का। अब राइट साइड में देखो, राइट साइड में इसके राइट साइड में दो पद है, इसके राइट साइड में दो पद है। तो इन दोनों पदों, जैसे इन पदों का औसत और इन पदों का औसत। ठीक है, या फिर ऐसे समझ में नहीं आया तो लेफ्ट साइड का औसत, राइट साइड का औसत। जैसे राइट साइड में क्या है, v1 माइनस ई एम t1 प्लस u2 माइनस ई एम t2, ऐसे ही प्लस डॉट 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 un माइनस ई एम tn, पूरे के बट्टे में क्या आएगा, n आएगा। क्यों, लेफ्ट साइड का औसत मान निकालो राइट साइड का, तो राइट साइड का पहला पद, राइट साइड का दूसरा पद, राइट साइड का ऐसे तीसरा और nवा पद। अब इसमें देखो, इसको तो अपन क्या कहते हैं, अपवन वेग कहते हैं। तो इसकी जगह तो क्या लिख दिया, अपवन वेग vd। अब आगे देखो, ये इनमें हर एक में दो दो पद है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये n है, वो पहले पदों के बट्टे में भी आएगा और दूसरे पदों के बट्टे में भी आएगा। तो पहले पदों को जब अपन करें तो v1 प्लस u2 प्लस u3 बटा, देखो इनमें दो प्रकार के पद है, एक u प्रकार के, एक ये। तो इनको तो एक साइड कर लिया अपन, एक जगह कर लिया। ठीक है, फिर माइनस दूसरे प्रकार के पद ई एम t1 माइनस ई एम t2, ऐसे डॉट डॉट माइनस ई एम बट्टे tn, पूरे के बट्टे में क्या है, n, पूरे के बट्टे में क्या है, n। अब उसके बाद में ध्यान दो, ये n है वो इनके नीचे भी आएगा और इनके नीचे भी आएगा। तो vd बराबर v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 n बट्टे n, समझ आई। और उसके बाद में यहाँ इनमें सब में माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस और क्या कॉमन आ रहा है, ई एम कॉमन आ रहा है।
तो पहले में क्या बच गया, दूसरे में क्या बच गया वो लिखो, T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn। इनके बट्टे में भी क्या आएगा n, तो इनके बट्टे में भी क्या आएगा n, और ये इनमें क्या आ गया कॉमन। अब ध्यान दो, VD बराबर ये वाला जो पद है u1 प्लस u2 ये क्या है, तापीय वेग का औसत मान। और ये अपन ने पढ़ा था कि तापीय वेग का औसत मान कितना होता है 0, और इसी वजह से क्या होती है, तापीय वेग के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती। हालांकि तापीय वेग का मान परिमाण में बहुत ज़्यादा होता है, कितना होता है, लगभग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन औसत मान कितना हो जाएगा 0, जितने एक साइड जा रहे हैं उतने ही दूसरी साइड। तो ये मान तो हो गए यहाँ 0 माइनस ई बटा m। और ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया T1 T2 ये क्या है, पहले में दूसरे में तीसरे में ऐसे जो क्रमागत तो टक्कर हो रही थी उनमें लगा समय था, और उसके औसत मान को अपन क्या कहते हैं, विश्रांति काल। तो ये लगे समय का क्या है औसत मान, विश्रांति काल। किससे प्रदर्शित करते हैं, टो से। और ये VD बराबर क्या आ गया, माइनस EM और टो, ठीक है। और अगर अपन इसको सदिश रूप में दर्शाएं तो VD और E के क्या आ जाएगा वेक्टर, तो वेक्टर ये वाला। परिमाण रूप में लिखें, केवल किस रूप में लिखें, परिमाण रूप में लिखें, तो VD बराबर क्या हो गया E बट्टा M इंटू टो, ठीक है। ये अपवन वेग का सूत्र आ गया। और यहाँ से अपन देख सकते हैं कि भाई ये जो चालक था जो ई विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है वो किस किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है ई पर। किस पर निर्भर करता है, ई पर। और ये बाकी तो सब क्या कांस्टेंट है, ई का मान कांस्टेंट, एम का। तो ये VD समानुपाती क्या हो गया ई। तो ये संबंध आ गया अपना विद्युत क्षेत्र और अपवन वेग, ठीक है। तो ये सूत्र किसका है, अपवन वेग का। और यही सूत्र अपने को क्या बताता है, अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध, अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध, ठीक है। तो सिंपल सा टॉपिक था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। टॉपिक का नाम है अपवन वेग का सूत्र प्राप्त करना। परिभाषा, इसकी थ्योरी किस प्रकार से, जैसे ही चालक को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो ऐसा करने से क्या होता है, तो ऐसा करने से क्या होता है, जब विद्युत क्षेत्र में नहीं होता है वो, तब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, भाई चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब तक विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता तब तक वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तापीय वेग से, ठीक है। तो ये तापीय वेग से गति कर रहा है, ये ऐसे गति कर रहा है, ये ऐसे गति कर रहा है, और ये ऐसे गति कर रहा है। इनके वेग आपने मान लिए, तापीय वेग इसका u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का u2, तीसरे इलेक्ट्रॉन का u3 और चौथे का u4, ऐसे ही u1। और ये भी पता है कि इन जो तापीय वेगों का जो औसत मान है, मतलब कौन सा पद, ये वाला पद, ये वाला पद कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद में जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है माइनस आवेशित है, ऋण आवेशित है, वो इस साइड आएंगे। विद्युत क्षेत्र के कैसे आएंगे, विपरीत दिशा में। ये वाला भी इस साइड आएगा, ये भी इस साइड आएगा। मतलब ये क्या होते हैं, हल्के से इस साइड क्या हो जाएंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे। और यही इसकी मेन पॉइंट है धारा प्रवाह का। क्या पॉइंट है कि तापीय वेग के कारण तो ये क्या हो रहा है, कोई इस साइड जा रहा है, कोई इस साइड जा रहा है, कोई इस साइड जा रहा है। जितने एक साइड आ रहे हैं उतने दूसरी साइड जा रहे हैं। लेकिन अपवन वेग की वजह से सब एक साइड जा रहे हैं, सब एक साइड, और सब एक साइड जा रहे हैं तो नेट गति प्राप्त होगी। और अगर आवेश गति करते हैं तो वहाँ विद्युत धारा बनेगी। तो अब ध्यान दो, जैसे मान लो ये इतना सा ड्रिफ्ट हुआ, ये ड्रिफ्ट हुआ इतना सा, ये इतना सा, तो वो जो वेग है वो इसका v1 मान लिया, इसका v2, इसका v3। अब अपवन वेग कितने कितने मान लिए सबके, v1, v2, v3 डॉट v है। और इस चालक का जो औसत अपवन वेग है वो कैसे ज्ञात करेंगे, औसत लेके ज्ञात करेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 इस तरीके।
तो आप पहले आप अलग अलग ज्ञात करो, V1 ज्ञात करो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, V2 ज्ञात करो दूसरे इलेक्ट्रॉन। तो क्या समीकरण काम मिलेंगे ये वाले। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, त्वरण। तो त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा है, Q इंटू ई से E इंटू ई। त्वरण क्या होता है सूत्र, F बराबर m में। तो A बराबर, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो A बराबर क्या आ गया, माइनस ई बटा m। पहली समीकरण गति की, ये जो समीकरण है V बराबर U प्लस AT, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, सबके लिए लागू करनी। अपवन वेग ज्ञात करना है तो वो इन सब का क्या होगा, औसत मान होगा। तो इन सब समीकरणों का औसत लेंगे, तो लेफ्ट साइड का औसत इन सब को जोड़ेंगे, n का भाग देंगे, राइट साइड को जोड़ेंगे और जोड़ के क्या करेंगे, n का भाग देंगे। व्यू वाले पदों को एक साथ कर लिया और इन पदों को एक साथ कर लिया, यहाँ कॉमन आ रहा है, दोनों के नीचे n आएगा, ये वाला पद औसत तापीय वेग 0 के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ बचेगा, ये क्या होगा, जो विश्रांति काल होगा तो होगा, और ये फाइनल सूत्र अपने पास में ही परिमाण रूप में E बटा तो। ये अपवन वेग का सूत्र है, या ऐसे भी बोल सकते हैं अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र के ये क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती होने का मतलब क्या हो गया, समानुपाती होने का मतलब ये हो गया, यहाँ देखो ये समानुपाती है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि अगर विद्युत क्षेत्र अगर बढ़ाएंगे, ज़्यादा विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो वहाँ अपवन वेग क्या होगा, अधिक होगा। विद्युत क्षेत्र कम करेंगे तो वहाँ अपवन वेग भी क्या होगा, कम होगा, वहाँ अपवन वेग भी कम हो जाएगा। तो ये संबंध ये बताता है, और ये सिंपल है, आप समझ भी सकते हो। यहाँ जितना ज़्यादा अपन स्ट्रॉन्ग यहाँ विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा बल से ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड गति करेंगे, अधिक वेग से ये क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे। वो शो यहाँ कर रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वीडियो नंबर 4 में अपन ये पढ़ेंगे कि अपवन वेग का विभवांतर के साथ क्या संबंध होता है, और दूसरा अपवन वेग का विद्युत धारा के साथ क्या संबंध होता है। एक संबंध अपन ने पढ़ लिया सूत्र के साथ ही, ये वाला, कंफ्यूज नहीं होना। 3 ऐसे संबंध। पहला संबंध क्या है, अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध। दूसरा अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तीसरा भी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, और वो क्या है, अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध, अपवन वेग और विभवांतर में संबंध। ठीक है, तो ये वाले वीडियो 3 है वो अच्छी तरीके से आप पढ़ो, उसके बाद में वीडियो 4 है वो समझ में आएगा। थैंक यू।